हेलो फ्रेंड्स, मैथ गयानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए हैं। तो सभी सवाल करेंगे इस टॉपिक से। टोटल 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम एग्जाम में पूछ से करेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। वो तरीका हम आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्जाम देने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन सभी की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पहला क्वेश्चन आपसे बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। तो जब भी आप एग्जाम में सोल्व करें तो आपको क्या है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है ज्योमेट्री से, तो आप कोशिश किया कीजिए कि अपने माइंड में वो डायग्राम है वो ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जितना आप कम लिखेंगे उतना ही आपका टाइम बचने वाला है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर आपको समझाना है इसलिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, तो आप कम से कम जो डायग्राम है वो बनाइए, अपने माइंड में बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन में बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो आप इससे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये रेडियस होगी इस तरीके से, इस तरीके से माइंड में बन गया आपके पास। ये 90 डिग्री बनेगा। ये आपको रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से दूरी दे रखी है 18। आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करोगे, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये घटा दोगे तो जीरो, यहाँ से 8 और यहाँ से 180। ठीक है, 180 हो गया, 180 का रूट निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो 36 × 5 लिख सकते हैं इसको, तो 6√5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम अप्रोच कि आपको बस एग्जाम में केवल इतना सा करना है। आपको 324 माइनस 144 का रूट करना है, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको देखो यहाँ से अगर कुछ समझ में नहीं है तो बेसिक से मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी आपको एग्जाम में तो यही अप्रोच लगानी है। ठीक है, ये एक सर्किल हो गया, इसकी रेडियस आपको दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ से बाहर से किसी पॉइंट से यहाँ पे इसको स्पर्श रेखा खींची गई है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 18 सेंटीमीटर है और आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछा है। तो ये 90 डिग्री बनेगा हमेशा कि स्पर्श रेखा है वो रेडियस से कितना एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये वाली डिस्टेंस पूछा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। या आप क्या कर सकते हैं, देखो एक दूसरा तरीका भी है कैलकुलेशन कम करने का। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो, यहाँ पे देख लो 6×2 = 12 और 6×3 = 18। ठीक है, तो 2 और 3 है तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर -2 यानी 5 यानी √5। तो ये छः का गुना है, ये भी 6 का गुना है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 6√5 होगा। तो आंसर 6√5 हो जाएगा। तो फिर आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर वॉट एंगल डी इज, ट्राइंगल ए बी सी है, कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। अगर ए सी आपको दे रखा है, बी सी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, डी ए दे रखा है और डी एफ दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि डी एंगल का मान क्या होगा। तो देखो, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और इसमें आपको दे रखा है ए सी, ये है 2.5, बी सी है ये 5 है, एंगल सी है ये 75 डिग्री है। इसी तरीके से एंगल डी ई एफ दे रखा है, डी ई एफ, डी एफ में डी ई का मान दे रखा है, ये कितनी है 2.5 और डी एफ है ये है 5 और आपसे पूछा है डी का मान। ठीक है, इस एंगल का मान पूछा है। तो मुझे बताया अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांगसम है, तो यानी दोनों सेम है, तो 2.5 और 5 के बीच में एंगल कितना बन रहा है 75। तो 2.5 और 5 के बीच में तो एंगल पूछा है, तो ये भी कितना बनेगा फिर 75 ही बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल तो क्या है सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। इसकी जितनी लेंथ है इसकी भी इतनी लेंथ होगी, इस तरीके से। और समरूपता का मतलब क्या है कि वो समरूप होंगे। जैसे यहाँ से एक ट्राइंगल में बड़ा बना दो, ठीक है, और एक ट्राइंगल छोटा बना दो और इनकी पोजीशन वो बिल्कुल सेम है, जैसे रेशियो में सेम होंगे। जैसे ये 2 है तो ये इसकी लेंथ 1 हो गई। ठीक है, 2:1 में कुछ भी रेशियो में हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा होगा तो वो तो होंगे समरूप। और अगर एडजेटिव दे रखा है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ही सेम है तो उसे हम बोलते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, वो टीपी और टीक्यू हैं, एक बाह्य बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती हैं।
टीपी का मान 7 है, तो बताइए टी क्यू का मान क्या होगा कि बाहर से किसी बिंदु किसी सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी क्या होगी फिर 7 ही होगी। जैसे ये एक सर्किल है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है बाहर किसी पॉइंट पी से, तो ये टी है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है टी क्यू। तो ये जितनी लेंथ होगी ये भी तो उतनी ही लेंथ होगी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर आपसे ये दे रखा है कि ये 7 है, तो ये भी क्या होगी फिर 7 ही होगी। ठीक है, तो इसमें तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको देखो थ्योरम पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ए बी सी डी एक दूसरे को एल पे प्रतिच्छेद करते हैं, सी एल का मान बताना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखो पी ए इंटू पी बी इंटू पी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। यहाँ पी की जगह जैसे यहाँ पे एल दे रखा है, ठीक है, इसे मैं पी लिख देता हूँ, तो ये हो गया पी ए इंटू पी पी। ये याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है, पी सी इंटू पी डी, ये याद रखना, ठीक है, ये लगाना है आपको। तो देखो पी ए है ये 8 दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है 3 है, पूछा क्या है आपसे सी एल, तो सी एल पूछा है, ये वाली लेंथ पूछी है, और पी डी का मान दे रखा है, तो पी डी का मान दे रखा है, मैं नीचे ले आता हूँ डायरेक्ट टीचर, तो ये आ जाएगा आपके पास सी एल। मैंने पी लिख दिया, ठीक है, एल की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे पी लिख दिया है। तो ये हमारे पास सी पी होगा, यानी एल पी बोल देते हैं इसको, सी एल बोल देते हैं। तो यहाँ सोल्व कर तो देखो 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो क्या होगा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। तो देखो पी क्यू और आर एस है, एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं। एक सर्किल है जिसमें दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 10 और 24 है, और दोनों ओ के एक ही तरफ है। ये सेंटर है, इसके एक ही तरफ है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से। तो एक तो 24 है और एक 10 है। तो मुझे बताइए यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो ये वाली लेंथ तो कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी, ये 12, और ये वाली लेंथ 5 हो जाएगी। क्लियर है। यदि दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस है वो 7 है, ये वाली डिस्टेंस 7 है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ये आपको रेडियस बतानी है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ से एक तो तरीका है बेसिक से करो, अगर आपको एग्जाम में करना ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दो, देखो ये तो 7 है, ट्रिपलेट आपको लगाना है कि ये तो आर है तो ये भी आर होगी, सेम होगी। तो देखो ये तो 12 है और यहाँ पे सेम होना चाहिए, और यहाँ पे 5 है। तो देखो अगर यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया 5 12 13, आपको पता होगा, मैं इसे 5 मानता हूँ, ये 12 हो गया, तो रेडियस क्या होगी यहाँ पे 13। यहाँ पे 5 और 7 12 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 12 13 दोनों में ट्राइंगल में सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आर बराबर 13। क्लियर है, बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई और बी सी के पैरेलल है, और ए डी है वो डी बी के, देखो एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी है और डी बी इस तरीके से पैरेलल है, डी और ई। ए डी का मान आपको दे रखा है, ए डी और ई इसका रेशियो दे रखा है 9:8। ठीक है, और आपसे पूछा है डी ई और बी सी का रेशियो क्या होगा। तो मुझे बताइए डी ई और बी सी का रेशियो बताना है, तो इस ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल होगा। ये वाली लेंथ क्या है 9 है, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, टोटल कितनी हो जाएगी 8 और 9 17, तो ये 17 हो जाएगी। यानी ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये 9:17 में होगा, किस में होगा 9:17 में। तो डी और बी सी का रेशियो तो पूछा है, तो 9:17। ये देखो ये क्वेश्चन आपसे बोला है कि 5 त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के कुछ माप दिए रखे हैं, और आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम नहीं है, कौन सा ये है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ट्राइंगल ए बी सी के सर्वांगसम नहीं है, बिल्कुल समरूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन से कर सकते हो, देखो एम एन ओ को चेक करें, तो यहाँ पे इनके जो लेंथ है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, तो एस एस होना चाहिए या ए एस, ये रूल होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आर एच एस। ठीक है, ये रूल होना चाहिए, या अगर तीनों साइड क्या हो बिल्कुल इक्वल हो तब भी हो सकता है। तो मुझे बताओ एम एन ओ के लिए चेक करना है, तो एम एन की लेंथ कितनी है 3 पॉइंट से, वो ए बी के इक्वल होनी चाहिए। देखो अगर ये सर्वांगसम करना है ए बी सी के, तो यहाँ से ये जो एम एन है ये ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो एम एन 3.6 है, ए बी भी कितना है 3.6 है, एन ओ 5 है, तो यहाँ से बी सी भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, बी सी 5 है, बिल्कुल सही है। एंगल एन का मान आपको दे रखा है 52.4, तो यहाँ पे एंगल बी का मान भी कितना होना चाहिए 52.4 हो गया। तो यहाँ से दो साइड और एक एंगल दे दिया, तो ये एस ए एस से क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। क्लियर है। जैसे जी एच आई को चेक करें, तो जी एच यहाँ पे एच आई का मान दे रखा है, कौन सा दे रखा है एच आई का, तो
तो यहाँ पे बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे एच आई भी 5 है, सही है। फिर हम यहाँ से दे रखे हैं एंगल एच का मान दे रखा है, एंगल एच का मान दे रखा है 52.4, तो एंगल बी का मान भी आपको 52.4 दे रखा है। और एंगल आई का मान आपको दे रखा है, ये वाला लास्ट का एंगल है, तो यहाँ पे एंगल सी का मान भी कितना होना चाहिए, 45.5 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ए एस, दो एंगल दे दिया, एक साइड दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं, त्रिभुज जे के एल है, तो सबसे पहले देखो जे के दे रखा है 3.6, तो जे के दे रखा है तो ए बी के इक्वल होना चाहिए 3.6, बिल्कुल सही है। अगर ये होगा त्रिभुज ए बी सी के सर्वांशम होगा तो ए बी इक्वल है जे के। फिर आपको दे रखा है एल और जे, एल और जे, तो ये है एस सी के इक्वल होना चाहिए, ये एस सी के इक्वल होना चाहिए, एस सी के इक्वल है 4, बिल्कुल सही है। फिर आपको एंगल दे रखा है जे का मान, एंगल जे फर्स्ट का दे रखा है आपको 52.4, और यहाँ पे एंगल किसका दे रखा है, बी का। यहाँ पे तो जे का दे रखा है और यहाँ पे बी का दे रखा है, एंगल ही अलग अलग दे दिया। यहाँ पे अगर के इक्वल होता है बी के तब तो सर्वांशम हो जाता, लेकिन जे दे रखा है इक्वल बी के, यानी ये सर्वांशम नहीं है। एंगल इक्वल नहीं दे रखे, ठीक है, अलग अलग हो गए, तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपको देखते ही हो जाएगा कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, ठीक है, संगत कोण तो बराबर ही है, और उनका रेशियो दे रखा है, तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप कैसे चेक करेंगे, देखो पी एक्स है ई आर के समरूप है, तो पी एक्स है वो ई आर के समरूप है, जेड एक्स है वो आर एफ के, तो जेड एक्स है, जेड एक्स है वो आर एफ के, वो आर एफ के समरूप है। और पी जेड है, पी और जेड है वो ई और एफ के समरूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ट्राइंगल पी एक्स जेड है वो हो जाएगा ट्राइंगल ई आर एफ, ई आर एफ और पी एक्स जेड क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये आपको आना चाहिए। देखो दो ट्राइंगल आपको दे रखे होंगे कि दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, समरूप हैं, और आपको इनके एरिया का रेशियो दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, जब एरिया का रेशियो दे रखा होता है वो इक्वल होता है हमेशा उनके भुजा के स्क्वायर के रेशियो में, भुजा का हो, उनके अंतः त्रिज्या का हो, बाह्य त्रिज्या का हो, कुछ भी दे रखा हो, उनके स्क्वायर के रेशियो में इक्वल होगा। क्लियर है। तो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि ट्राइंगल जो आपको एरिया का स्क्वायर का रेशियो होगा, त्रिभुज जो एरिया ए बी सी और एरिया जैसे यहाँ पे दे दिया क्यू आर पी, ये जो रेशियो होगा ये हमेशा उनकी भुजा के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे रेडियस दे रखा होता तो आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, कैपिटल में दे रखा होता, बाह्य दे रखा होता आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको साइड दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो सिंपली आप यहाँ से कर दो 9/4 इक्वल टू, पूछा क्या है आपसे, पी आर पूछा है, पी आर पूछा है, ये पी आर पूछा है, तो लेनी कौन सी यहाँ पे, बी सी। तो बी सी कितना है 15, तो बी सी 15 है, और पी आर कितना है, पी आर तो आपको निकालना ही है, तो ये इसके स्क्वायर में होगा। तो मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे रूट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू 15/पी आर, ये हो गया। पी आर का मान कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, पी आर का मान कितना आ गया 10। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कितना लिखना आपको, ओनली यहाँ से एरिया देखा, इसका रूट कर दो पहले, रूट किया आपने 3/2 इक्वल टू, फिर आपको पी आर निकालना है ना, तो यहाँ पे चेक करो पी आर है ये लास्ट है, तो बी सी के इक्वल करना है आपको, इसमें भी है, ठीक है। तो बी सी का मान कितना है 15, और पी आर का मान निकालना ही है, कितना आ गया यहाँ से 10। बस इतना सा आपको एग्जाम में करना है, तो इसमें आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। इस तरीके से आपको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्त पर स्थित चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है जो केंद्र पर 28.8 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वर्त की परिधि आपको बतानी है। तो एक वर्त का चाप आपको दे रखा है, ये एल है, और इसको एंगल दे रखा है, तो मुझे बताओ यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो क्या, कि जो एल बराबर क्या होता है आर इंटू थीटा। लेंथ दे रखी है चाप की 18 है, रेडियस आपको निकालनी है, थीटा आपको दे रखा है 28.8, लेकिन इसको रेडियन में करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180, ये तो करोगे। तो मुझे बताओ पाई आर का मान कितना आ गया यहाँ से, 18 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 28.8, ये आ गया पाई इंटू आर। आपको रेट यहाँ पे परिधि निकालना है ना, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो मैं दोनों तरफ 2 से गुना कर देता हूँ,
तो ये 2 पाई आर बन जाएगा, परिधि हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सोल्व कर लो बाकी का। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से काट दीजिए तो यहाँ से 14.4, 18 से काट दीजिए तो 18 इंटू 144 0.8, पॉइंट हटा दो यहाँ से 1800, 1800 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंजी 40, कितना आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो आपसे बोला है कि त्रिभुज ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी है, वो 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और उसमें एक वृत्त बनाया गया है जो पी क्यू आर उसको स्पर्श करता है और आपको बताना है गैर छायांकित क्षेत्रफल। नॉन शेडेड आपको एरिया बताना है कि नॉन शेडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है, यानी ये वाला, ठीक है, इनका एरिया बताना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, वर्ग का एरिया निकालो, उसमें से सर्किल का एरिया घटा देंगे तो बाकी का बचा हुआ क्या आ जाएगा, नॉन शेडेड रीजन आ जाएगा। तो कर लीजिए यहाँ से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर 21 है तो 441 माइनस इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो देखो 21 है ना, 21 है ना, मैंने पहले भी बताया है कि जब 21 है तो उसका एरिया कितना होता है, अगर 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका एरिया कितना होता है 1386, कितना होता है 1386। ये तो होता है, मैंने एक टेबल बताया था आपको कि अगर रेडियस 7 हो तो एरिया हमेशा 154 होगा, 14 है तो 616, 21 है तो 1386, 28 है तो 2464 और 35 है तो 3850। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है तो ये कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप 2 यहाँ से पाई आर स्क्वायर करो फिर वापस 22/7 करोगे, 7 से काटोगे फिर सोल्व करोगे फिर निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इनको एरिया निकाल, इनका जो एरिया है वो याद कर लो। तो जैसे यहाँ से 21 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ये रहे तो इसका जो रेडियस होगी वो तो कितनी होगी 21/2 होगी, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले 21 का तो देख लो, 21 का एरिया कितना होता है 1386, 1386 और बट्टे 2 है, इसका इफेक्ट क्या होगा आर स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व कर लो, देखो 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 बचेगा 4 छः 24 और 2 बचेगा यानी 5। तो देखो 441 में से 346.5 घटा देंगे, 0.5 हो गया यानी 47 और यहाँ से 4 51 हो गया और कितना बचेगा 90, ठीक है। तो 94.5 आ जाएगा इसका एरिया नॉन शेडेड पार्ट का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, अगर आपको देखो ये चीज़ें याद है ना, बस इतना सा आपको करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाओगे ना जब एग्जाम में, तभी आपका पेपर है उसमें स्कोर अच्छा आएगा। अब तो देखो जो टायर 2 है वो बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया है और अब टाइम का आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि जितना आप टाइम बचाते हो या जितना कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो ना, तो उसका ही स्कोर ज़्यादा आने वाला है। नहीं तो क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन क्या है रीजनिंग के होंगे। तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना ईजी नहीं है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा प्री के बजाय, तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को कम से कम टाइम में भी सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर आपको बेसिक नहीं लगाना, आपको वहाँ पे बेसिक लगाओगे तो आप 15 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 15-20 क्वेश्चन करोगे फिर टाइम हो जाएगा आपके पास। तो आपको टाइम बचाना आना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक भी सीखो, बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक भी आनी चाहिए कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। जब आप बेसिक सीखोगे तो अपने आप ट्रिक बन जाएगी। जैसे 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं एक्स वाई जेड है, वापस से देखो इसका एरिया आ गया तो वापस क्या करोगे 361 और 225 का स्क्वायर रूट कर दो तो 19/15 हो गया एक्स वाई जेड और ए बी सी का। और एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी भुजा है वो 38 है, इसकी सबसे बड़ी भुजा 38 है और इसकी छोटे वाले की सबसे बड़ी भुजा बताया है, ये बताना है। तो देखो 19 दूना 38, 15 दूना 30, ये हो गया आंसर। 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। 2 त्रिभुज हैं ए बी सी और डी एफ समरूप हैं और यहाँ से ये दे रखा है आपको, इसकी लेंथ दे रखा है, ई एफ पूछा है। देखो बस यह देखो यहाँ पे ई एफ है तो यहाँ पे बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रेशियो इक्वल करना है, समरूप है ना, तो समरूप में क्या होता है इनकी जो भुजाओं का साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमेशा। ए बी है, जैसे मान लीजिए ए बी अपॉन यहाँ पे ए बी है वो डी ई का रेशियो 7 होगा, तो ए बी और डी ई तो 6/9 और बी सी है 8 डिवाइडेड बाई ई एफ निकालना है तो ई एफ के इक्वल होगा, तो ई एफ ये होगा। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 2 से काट देंगे 3, 2 चूक 8, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, कितना आ गया 4 तिया 12। ये तो प्री के क्वेश्चन है तो थोड़ा इजी लगेगा आपको क्वेश्चन को करने में, बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा मेंस में। देखो यहाँ पे सेम सवाल आ गया, उसी में पूछा गया है, जो उसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसमें तो क्या पूछा था आपको, नॉन शेडेड एरिया पूछा था, इस बार क्या पूछ लिया सर्किल वाला पूछ लिया।
ठीक है, शेडेड पार्ट पूछ रही है यहाँ पे, शेडेड पार्ट कितना होगा, तो वही सेम करना है आपको। टोटल स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया तो कितना हो जाएगा, 20 है, तो 400 माइनस पाई आर स्क्वायर कर दो, तो आर कितनी होगी यहाँ पे 10 होगी। क्लियर है, तो पाई आर स्क्वायर करोगे 3.14 लोगे, आर स्क्वायर करोगे 100 होगा, तो 3.14 इंटू 100 करेंगे तो 314, 400 में से 314 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 86। बस इतना सा आपको करना है। दो पूरक कोणों का यहाँ पे संपूरक करो, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। पूरक कोण तो क्या होता है कि एक दो एंगल्स का सम क्या होता है, वहां पे अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो उनका सम 90 होता है, और अगर संपूरक हो तो उनका एंगल 180 होगा। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, तो दो एंगल हैं, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे उनका डिफरेंस है वो 74 है, जैसे एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा फिर 180 माइनस थीटा, और इनका डिफरेंस है वो 74 दे रखा है, इनका डिफरेंस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180, और 74 जोड़ देंगे तो 254 254 हो गया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 127 डिग्री। तो एक एंगल तो 127 डिग्री होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा एंगल क्या होगा फिर 180 माइनस 127 करोगे, तो यहाँ पे कितना होगा फिर 53 डिग्री। तो एक एंगल हो गया 53, दूसरा हो गया 127। तो इसमें आंसर कौन सा होगा फिर, यही होगा। ठीक है, 53 आपको दे रखा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त हैं, वर्त पर खींची गई एक अनुप्रस्थ, ठीक है, ट्रांसवर्स, इस विनिष्ट स्पर्श रेखा को जो केंद्रों से जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो अगर आपको देखो पॉइंट याद है तो आप तो हमेशा ये बता दोगे कि जो रेशियो होगा वो उनकी त्रिज्या के रेशियो में होगा, तो आप 2:3 कर दोगे। लेकिन कई स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आया क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आपको पहले पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट क्या था, देखो दो सर्किल हैं, इसमें बोला है कि दो सर्किल हैं जिनकी 4 और 6 हैं, दो वृत्त पर खींची गई एक अनुप्रस्थ, तो एक तो है 4 सेंटीमीटर का, इसकी रेडियस आपको 4 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, और इसकी जो ट्रांसवर्सन स्पर्श रेखा है इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये इस तरीके से स्पर्श करेगी। अरे बन जा, ठीक है, अब समझ आना, ठीक से नहीं बन रही है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपसे बोला है कि जो सेंटर से बनने वाली, जो केंद्र से जोड़ने वाली जो लाइन है, जोड़ने वाली लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो लाइन है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रेडियस आपको दे रखी है 4 और ये रेडियस आपको 6 दे रखी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर इसकी रेडियस R1 इसकी रेडियस R2 है तो ये जो पॉइंट P होगा, इस जो केंद्रों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको उस रेडियस के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ O1 है, ये O2 है, O1P अपॉन O2P होगा, ये हमेशा उनके रेडियस के रेशियो में होगा, R1 अपॉन R2 में होगा। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। इसी का एक अपोजिट होता है कि दो सर्किल हैं इस तरीके से, एक छोटा और एक बड़ा, और जब इसके स्पर्श रेखा खींची जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे मिलती है, तो इसको सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है, उसको रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये O1 है ये O2 है, तो इसमें होता है O1P अपॉन O2P, O1P अपॉन O2P ये इक्वल होता है R1 अपॉन R2। क्लियर है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये इस टाइप में पूछा गया था, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनकी रेडियस के रेशियो में हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। बस आपको अगर पॉइंट याद होता ना तो आपको देखो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2:3 करते ही बस आगे बढ़ जाओगे। तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। जैसे ये क्वेश्चन है, एक वर्त है जिसमें ए बी और सी डी दो व्यास हैं, एक सर्किल है, व्यास का मतलब ये हो गया डायमीटर और ये डायमीटर, दोनों डायमीटर हैं, यानी ये क्या है सेंटर है, दोनों ओ पर प्रतिच्छेद हो गए और यहाँ पे लंबवत है। ए सी का मान आपको बताना है, एक तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। ठीक है, ये आपसे पूछा है ये ए सी का मान क्या होगा, तो मुझे बताइए ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये तो क्या होगा फिर √2r होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो देखिए यहाँ से √CD और CD, टोटल CD है 2r, √2r, ये तो क्या होगा √2r इंटू 2r, तो ये तो नहीं हो रहा। ए बी √2, जैसे ए बी है तो ये तो क्या होगा AB/2, और ये भी क्या हो जाएगा फिर AB/2 होगा, तो यानी ये क्या होगा फिर
ए बी बाई टू इंटू रूट टू करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बाई रूट टू आ रहा है, जो कि सही है यहाँ से। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो आपको बताना कोसेक अल्फा। देखिए बहुत ही इजी सवाल पूछे गए 2021 में, कोसेक अल्फा के बराबर कौन सा नहीं है। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा का रूट करोगे कोसेक अल्फा आ गया। 1 अपॉन साइन अल्फा कोसेक अल्फा, कोट अल्फा अपॉन तो कोस अपॉन साइन करोगे और कोई यहाँ पे कोस है, कोस से कट कर जाएगा तो कोसेक अल्फा आ जाएगा। एक क्यों है तो 1 अपॉन कोस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इतना ईजी। नीचे दी गई आकृति हैं, त्रिभुज ए बी सी है, अंत करते हैं और अंत त्रिभुज खींचा गया है और दिखाया गया है कि डी है, वर्त के बिंदु सी पर स्पर्श करता है और एंगल ए सी डी है, ए सी डी है ये वाला एंगल है, ये 65 डिग्री है। एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है ये 35 है और एंगल बी ए सी आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। मुझे बताइए ये 65 है, ठीक है, स्पर्श जो जीवा है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा यही सेम एंगल यहाँ पे बनेगा इस चाप द्वारा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा 65 होगा। क्लियर है? ये तो आपको पता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर स्पर्श रेखा जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो बना हुआ एंगल है उसके अल्टरनेट सेगमेंट पर जो बना हुआ एंगल है वो इसके इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ये एंगल बन गया ना, तो फिर इस चाप द्वारा जो परिधि पे बना हुआ एंगल होगा ना वो भी सेम होगा इसी के अकॉर्डिंग। तो ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा, तो ये 65 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये बता सकते हो। तो देखो 6 और 3 9 10 हो गया, 180 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 80। बस इतना सा करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, एडी माध्यिका है और जिसकी लंबाई है वो 9 है। माध्यिका की लंबाई 9 है, एच जी का मान आपसे पूछा है। माध्यिका क्या होता है 2:1 में डिवाइड करता है, किस में करता है 2:1 में। तो ये एच जी है और ये जी डी है। तो देखो यहाँ से टोटल तो कितना दे रखा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, यानी 6:2 में तो होगा ना। कैसे, देखो ये क्या है, यहाँ पे माध्यिका है तो आपको पता है कि ग्रेविटी पॉइंट है जी है, और यहाँ पे 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से टोटल आपको 9 दे रखा है, तो ये वाली कितनी होगी फिर 6 होगी, ये कितनी होगी 2 होगी। ये तो आपको पूछा है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार है, इसकी ऊंचाई का दुगुना है, इसकी ऊंचाई का दुगुना है जो बेस है, ठीक है, एक है तो ये 2 होगा। इसका एरिया आपको दे रखा है, तो एरिया क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो बेस इंटू हाइट यानी 2। अगर जैसे मैं यहाँ पे अक्स मान लूँ और यहाँ पे अक्स हो गया, ठीक है, अक्स और यहाँ पे 2 अक्स हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, जो कि आपको कितना दे रखा है 144। तो मुझे बताइए अक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया यहाँ से 144 डिवाइडेड बाई 2, तो अक्स का मान कितना होगा 12/√2, यानी कितना हो गया 6√2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसकी हाइट कितनी है, हाइट अक्स है तो अक्स का मान कितना है 6√2। त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है, दो अन्य कोण हैं वो बराबर है, तो तीसरा कोण बताना है। ठीक है, तो सिर्फ सीधा सीधा कर दो 180 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो गया 72/2 यानी कितना 36 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है ना। तो यहाँ पे आपको देखो ज्यादा फिर कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको आइसोसेलेस एंगल आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें 2 एंगल सेम है, एक एंगल आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट करो 180 में से 180 घटाओ, बाकी का आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा। एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको बतानी है जिसकी त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। वृत्त का चाप है वो केंद्र से 36 डिग्री है, इस तरीके से है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 36 डिग्री है, ये चाप की लंबाई है, ये आपको बतानी है, ये रेडियस आपको 35 दे रही है। तो सिंपली आप क्या करोगे, देखो आपको चाप की लंबाई बतानी है कि देखो 2πr है, 2πr है वो कितने एंगल के लिए होता है टोटल 360 डिग्री के लिए। अगर 360 डिग्री एंगल होगा ना तब 2πr परिधि होगी, अगर 36 डिग्री है तब इतनी यहाँ पे ये होगी परिधि। ठीक है, ये तो क्या होगी एल होगी, ये तो होगा चाप कि टोटल 2πr होगी 360 के लिए, 36 डिग्री के लिए इतना हो जाएगा। सोल्व कर दो यहाँ से 36 से, देखो यहाँ से 10 बार चला गया, 2 से काटोगे 5, रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे 35, तो 5 से काट दोगे 7, पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ से 22/7 इंटू 7 करोगे 22 आ जाएगा।
चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है। सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब है वो 16 और 12 मीटर है। तो विकर्णों की लंबाई बतानी है। देखो एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मान लो, ठीक है, इस तरीके से, और इसका ये एक विकर्ण है, और यहाँ से सम्मुख भुजाओं से यहाँ पे जो डाले गए लंब है इनकी लंबाई आपको दे रखी है। ये कितनी है? 16 है, और ये 12 है, और इसका एरिया आपको दे रखा है। तो आप हमेशा याद रखना एरिया क्या होता है इसका, हाफ इंटू जो डी है डायगोनल इंटू ये जो रेडियस, अब ये जो आपको हाइट दे रखी है h1 प्लस h2 जो होता है। सोल्व कर दोगे यहाँ से 1/2, डायमीटर कितना है यहाँ से, सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पे खींचे गए लंब है तो विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है, डी है, और h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा, 16 17 18 और 28 इक्वल टू 336। ठीक है, तो यहाँ से 14 14 से डिवाइड कर दो 28, और यहाँ से 14 चौक 56 कितना जाएगा, 24 सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य बिंदु को स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श शुरू करते हैं, और उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बतानी है। तो क्या होता है, रूट 2√AB होता है, ए इंटू बी। ए क्या है, R1 इंटू R2, या R1 R2 बोल दो, ठीक है, 2√R1 R2 ये होती है कॉमन टेंजेंट। तो 12 और 8 है तो 2 इंटू 12 इंटू 196, ठीक है, 12 इंटू 144 होता है ना। ठीक है, यहाँ से 12 इंटू 8 करना ना आपको, तो यहाँ से इसका रूट ले लो। देखो यहाँ से सीधा करो ना, 4 इंटू 3 है, और ये कितना है, 4 इंटू 2 है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 8√6 हो जाएगा। क्लियर है, तो यही तो पूछा है। देखो इस तरीके से है ना कि दो सर्किल हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं, और ये आपको लेंथ पूछी है, ये वाली लेंथ। तो हमेशा याद रखना ये जो लेंथ होती है ये क्या होती है, 2√R1 R2। ये अगर ये रेड R1 है और ये R2 है, तो एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा है, एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें BC के पैरेलल AB और AC पर दो बिंदु हैं P और Q जो प्रतिच्छेद करते हैं इसको। यदि AB की लेंथ है, AB की लेंथ है वो कितनी है, 6 PB है, 6 PB है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। ये रेशियो तो दे रखा है, इसको हटा दे तो ये हो गया 6:1, यानी AB टोटल 6 होगा तो PB कितना होगा, 1 होगा। तो अगर ये 1 है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, फिर 5 होगी। आपसे पूछा है PQ, तो देखो PQ का रेशियो क्या हो जाएगा फिर 5, और BC का रेशियो 6 है, तो 5:6 हो जाएगा। दिए गए त्रिभुज ABC में तीनों दिशाएं आपको दे रखी हैं, बी का कोण बताना है। तो एक देखो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल है ABC, ABC जिसमें ए के सामने वाली भुजा ये 5 हो गई, बी के सामने वाली भुजा 7 हो गई, और सी के सामने वाली भुजा 3 हो गई। एंगल आपसे पूछा है बी का मान क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। कोस बी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कोस भी लगाएंगे तो इसके पास वाली साइड होती है A² + B² - C² अपॉन 2AB। सी क्या है, बड़ी वाली भुजा। तो देखो कोस बी है, इसके पास वाली साइड का होना चाहिए 3 और 5, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 + 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी करेंगे तो डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से कितना हो गया, 34 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो 15/30, तो माइनस का 15/30 यानी 1/2, -1/2 कोस बी की वैल्यू -1/2 है, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। दो वर्तों की त्रिज्याएं हैं वो 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। उनके उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो लेंथ होगी वो क्या होगी, रूट दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस R1 - R2 का स्क्वायर, ये तो होता है रूट D1 का स्क्वायर है, यहाँ से डी क्या है आपको 144, 12 का स्क्वायर माइनस R1 - R2 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 135, रूट 135 हो गया, तो 15 नाम 135 होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3√15 ये हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनेगा कि एक ये सर्किल है और ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसकी आपको लेंथ पूछी है, जो कॉमन टेंजेंट है ये वाली लेंथ, और इनके बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है ये वाला। अगर दोनों पास पास में हो
अगर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और ये लेंथ है, तो इसी फॉर्मूले को सोल्व करते हैं ना, तब R1 प्लस R2 करते हैं, तो ये होता है 2√R1R, अभी हमने किया था। और ये जो वाली लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये फॉर्मूला ये होगा। आर ए और आरबी केंद्र ओ वाले वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, के बाहर एक बिंदु आर से दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो एक सर्किल है और इसके बिंदु बाहर है एक आर, आर से एक खींच दिया आर ए और एक खींच दिया आर बी, ठीक है। और एंगल ए आर बी ये वाला एंगल है 70 डिग्री। पूछा क्या है आपसे, ओ ए बी ये वाला एंगल पूछा है, यही पूछा है, ए ओ बी, सॉरी आपसे पूछा है ए ओ बी ये वाला एंगल पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा हो गया रेडियस के बीच में 90, ये भी 90, ये 90, ये 90, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये 180 है तो 360 उठा टोटल, तो ये 90 है, ये 90 है, तो इनका सम भी क्या होगा 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए फिर, वो 180 माइनस 70, ये तो होगा तो 110, ये वाला एंगल 110, तभी तो 180 बनेगा, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी है वो एक अंत है, त्रिभुज है, और दिखाया गया है कि डी है वो सी को स्पर्श करता है। आपसे पूछा ए सी डी क्या होगा, ए सी डी ये वाला एंगल क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो एंगल थीटा है ये एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट से। तो ए बी सी का इक्वल हो जाएगा ये ए बी सी के, ऑप्शन के अनुसार देखना है। 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं खींची जाती है। एक जीवा की लंबाई 8 है और दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और दूसरी जीवा की लंबाई आपको बतानी है। तो देखो एक सर्किल, ये सेंटर है और 10 मीटर है इसका व्यास, यानी रेडियस कितनी है 5 है। एक जीवा की लंबाई 8 है, एक जीवा की लंबाई 8 है, तो मुझे बताइए ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। दूसरी आपको निकालनी है, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है 5 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया क्या, कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये 3 होगी। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरी दे रखी है, दूसरी जीवा की, एक जीवा की लंबाई तो यही है, और दूसरी जीवा की लंबाई आपको बतानी है कि दूसरी जीवा की लंबाई कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 6 है। तो अगर ये 3 है, ठीक है, एक जीवा ये है, इनके बीच की डिस्टेंस टोटल 6 हो गई, ये नहीं है, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 3 है, और ये क्या है रेडियस है, तो ये भी 5 होगी, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ट्रिपलेट बन गया फिर से 3 4 5 का। क्लियर है, दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ से इसके देखो ये 4 है, तो ये भी फिर क्या होगी 4 होगी। क्लियर है, तो दूसरी जीवा की लंबाई भी कितनी होगी फिर 8 ही होगी, जो पहले वाली जितनी है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 8 मीटर। दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हैं, बी सी ये आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जो समरूप है जो निकालना है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे आपको पूछा है एंगल ए बी, सॉरी लेंथ ए बी पूछा है, तो ये ए बी है, ये किसके इक्वल होगा पी क्यू के, ठीक है। और किसी के भी इक्वल कर दो, फिर बी सी है, ये क्यू आर के इक्वल कर दो, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ए बी तो आपसे पूछा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू का मान कितना है 6.25, ये इक्वल हो जाएगा बी सी आपको दे रखा है 5 अपॉन क्यू आर आपको दे रखा है 12.5। तो यहाँ से कितना हो गया डबल हो गया, तो 5/2 कितना हो गया 2.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस देखते आपको करना है, और इन क्वेश्चंस को आपको 5 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगाना, आपको 4 से 5 सेकंड बस। तो पूरे जितने भी 25 क्वेश्चन है ना, अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हो 25 क्वेश्चन है ना, तो जब तक ये 15 मिनट में नहीं हो जाए ना, तब तक समझ लेना कि आपकी स्पीड कम है। ये क्वेश्चन है 15 मिनट 14 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, तभी आप जो मेंस का एग्जाम है वो कम टाइम में कर पाओगे, नहीं तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा 30 क्वेश्चन करने में, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको आ गए तो आगे, नहीं आए तो आप अटक जाओगे, हर क्वेश्चन 1 मिनट ले लेगा फिर। तो आपको मैथ में टाइम बचाना पड़ेगा, और जो बचेगा टाइम वो रीजनिंग में देना पड़ेगा। अब रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हो गया आगे, रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा करोगे तभी स्कोर बढ़ेगा, मैथ में तो सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ को बहुत अच्छे से पकड़ करनी है आपको मैथ में। यदि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है, देखो ए
बी और सी। ए बी और ए सी इक्वल है, पी क्यू और पी आर इक्वल है, साथ ही ए बी और पी क्यू, देखो सभी इक्वल दे दिया ना इसमें, तो भाई ए बी है, ये ए बी है, ये पी क्यू के इक्वल है, सॉरी ए सी के इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है, यहाँ पे दे दिया आपको पी क्यू और पी आर इक्वल दे दिया, यहाँ पे दे दिया ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, और बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो ये तो बिल्कुल सर्वांक्षम हो गया, ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया आपको ए बी है, ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी फिर एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू और पी आर इक्वल है, ये इक्वल है। आपसे दे दिया बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो बी सी और क्यू आर इक्वल है, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो देखो ये तो सेम ही हो गए ना, जो नहीं दोनों ही सेम हो गए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सर्वांक्षम हो जाएंगे। और बी एंगल है वो 50 डिग्री दे रखा है, पूछा क्या है आर का मान, तो अगर ये 50 है तो ये भी फिर क्या होगा 50 ही तो होगा, क्लियर है। ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ से पी क्यू और पी आर है और क्यू आर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में आर पी एस ये 25 है, आर ओ एस सिंपल यही पूछा है। अभी मैंने बताया क्या होगा 180 माइनस थीटा, 25 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 155। केंद्र ओ वाले एक वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वर्त में जीवा ए बी की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। देखो एक वर्त है जिसमें ये सेंटर हो गया, और एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 14 है, तो सेंटर से यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये डिवाइड कर देगा तो ये 7 होगा, और ये 8 है, सॉरी ये दे रखा है 8, रेडियस 8 दे रखा है। पूछा क्या है इस लेंथ पूछा है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 8 बटे 64 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट करो ना, देखो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करोगे रूट कर दोगे, तो देखो डिफरेंस तो एक है, दोनों को जोड़ दो 15, तो रूट 15, या सोल्व करोगे 64 माइनस 49 करोगे वो भी कितना आएगा 15 ही आएगा। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 है, अंतः त्रिज्या क्या होगा। अभी मैंने बताया था रेशियो क्या होता है 2:1 आता है, तो 2:1 होता है, ये तो परित्रिज्या में आता है, और ये क्या होता है अंतः त्रिज्या, ठीक है। परित्रिज्या आपको दे रखा है 2 यूनिट की वैल्यू 18 है, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है कितना आएगा 9 आएगा। कैसे, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये 2:1 होता है, ये क्या हो गया देखो यहाँ से ये तो परिवर्त हो गया, तो इसकी रेडियस तो क्या होगी ये वाली होगी, ये वाली, तो परिवर्त की तो ये होगी, और अगर इन रेडियस होगी इन सर्किल होगा इसकी रेडियस क्या होगी ये वाली रेडियस होगी, ये वाली छोटी वाली, ठीक है। तो हमेशा याद रखना परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का रेशियो भी क्या होगा 2:1 ही होगा, क्लियर। समबाहु त्रिभुज में इन ए ट्राइंगल ए बी सी सी इज प्रोड्यूस टू पी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें सी ए को पी तक प्रोड्यूस किया जाता है, बी ए पी है ये वाला एंगल है, ये 126 है, एंगल बी और सी है, एंगल बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो 5:2 दे रखा है। आपसे पूछा है कि बी और सी का मान कितना होगा। देखो बाह्य जो एंगल है वो आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी बी प्लस सी है वो कितना होगा, देखो बी प्लस सी है वो बाह्य एंगल के बराबर होगा 126 के, तो सिंपली 126 को डिवाइड कर दो 5:2 में, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 126 है, बी का मान निकालना है, तो देखो यहाँ से 7 से डिवाइड कर दिए 7 एकम 7, 3 2 5 7 8 56, 1 यूनिट की वैल्यू 18 होगी, तो ये हो जाएगा 90, और 18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, तो 90 और 36 आ जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो 3 घंटे 30 मिनट में कितना करेगी। तो देखो 24 घंटे में कितने एंगल घूमती है वो 360 डिग्री, अपने एक अक्ष पे घूमती है ना 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री घूमती है। तो मुझे बताना है इसमें, आपको बताना है कि 3.5 मिनट सॉरी 3.5 घंटे में कितना का चक्कर करेगी, कितना एंगल बनाएगी, तो इतना एंगल बनाएगी। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 8 से काट दो, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 से काट देंगे 3 पंजे, यहाँ से 15×3 = 45, सोल्व कर दी 15×3 = 45 और 7.5, 45 और 7.5 कितना हो जाएगा 52।
ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है, सी ए पी क्यू के इक्वल है, तो बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ से ए बी है वो क्यू आर के, तो चेक करो, देखो यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ए बी है वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, ए बी है वो क्यू आर, तो ये तो क्यू आर है, यहाँ पे नहीं मैच हो रहा। ए बी है वो क्यू आर, नहीं हो रहा। ए बी है वो क्यू आर, हो गया यहाँ पे दोनों लास्ट लास्ट। बी सी है, ये बी सी है, ये पी आर के इक्वल है, बिल्कुल सही है। और सी ए है, सी ए आर क्यू, सॉरी आर और सॉरी पी और क्यू के इक्वल है। तो देखो तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे नहीं होगा। बस इस तरीके से आपको चेक करना है सर्वांकशन में। ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, इनके एरिया दे दिया आपको, देखो 64 है और इसका 121 है, रूट कर दो तो इसका तो 8/11। फिर आपसे जो पूछा है वो निकालो। देखो यहाँ पे हमें बी सी की जरूरत है ना, यहाँ पे बी सी की जरूरत है, तो यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा, फिर क्यू आर लेना पड़ेगा। तो पहले हमने बी सी ए बी सी लिखा ना ऊपर, तो बी सी वाला लिख लेंगे, तो बी सी निकालना है और नीचे पी क्यू आर में से लेना है, तो क्यू आर लेंगे। दिया जाएगा आपको दोनों, ठीक है। यहाँ पे साइड और भी दे सकते थे, तो यहाँ पे क्यू आर कितना है 15.4। सोल्व कर लो, बीसी का मान कितना हो जाएगा 8 × 15.4 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 14 1.4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 होता है, सॉरी 112 होता है, तो यहाँ से 11.2 हो जाएगा। 43 नंबर का देखो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ से सेम सवाल आ गया, अभी जो आपको डायग्राम नहीं दिया गया था उसमें आपसे बोला गया था एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो लंब से डाला गया लंब है उनकी डिस्टेंस दे रखा था, विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा गया था और एरिया दे रखा था, इस पर आपसे एरिया पूछा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल इंटू इनके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इनका सम, तो 5 और 3 8, ये होगा 2 से काटेंगे 4, कितना आ गया 40। बस फॉर्मूला याद रखना आपको। एक कोड है जो 10 सेंटीमीटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो वही होगा डायमीटर, तो वही होगा। देखो क्या बोला है इसने, ये बोला है कि एक कोड है, एक जीवा है जो 10 सेंटीमीटर पास जीवा 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है जो सेंटर से पास होती है। तो जीवा है, देखो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और जो सेंटर से पास हो रही है, जो सेंटर से पास हो रही जीवा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो एक व्यास क्या है, एक जीवा भी है, या उल्टा ही बोल सकते हैं एक जीवा क्या है, सॉरी जो सभी व्यास हैं वो तो जीवा है, ठीक है। और जीवा कौन सी, जो सेंटर से पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो व्यास बोलते हैं। तो आपसे कभी एक तरीके से पॉइंट्स में भी पूछ सकता है कि क्या सभी जीवाएं व्यास होती है, क्या सभी जीवाएं व्यास होती है, एक तो ये पॉइंट देती, या एक ऐसे बोल दिए कि सभी व्यास हैं सभी जीवाएं हैं, सभी व्यास हैं जीवाएं हैं। तो सभी व्यास क्या होते हैं, जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवाएं व्यास नहीं होते, ठीक है। कौन सी जीवा व्यास होगी, जो सेंटर से पास हो। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 लाइन दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि कौन सा सही है। लास्ट क्वेश्चन देखो कि एक त्रिभुज के कोणों का माप आपको दे रखा है, तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो देखो तीनों का सम तो कितना हो गया 4 3 7 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तीनों सम कितना होता है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 12 डिग्री। सबसे छोटा पूछा है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर है। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं 2021 में CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हो किस टॉपिक के, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर किसी स्टूडेंट को जैसे CGL के करना है, मेंस के करना है, तो वो भी कमेंट करके बता सकता है कि इस जो डेट को जो एग्जाम हुआ था उसका हमें करना है, ठीक है, या कितने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो किस टॉपिक के करना है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्लियर है। और टेलीग्राम चैनल को अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।